हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि आप इस समय कुशल में होंगे। परिवार के साथ बिल्कुल अपने अध्ययन पे पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर अच्छी तरीके से अपने स्टडी को सुचारू रख रहे होंगे। मित्रों, बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोचिंग जो हमारी एक्सपोजन जो फैमिली है, वो तमाम विभिन्न प्रकार की डिसीजन आपके साथ नए नए निर्णय लेकर आपको ये एक तरह से प्रेषित कर रही है। मान के चलो मित्रों, कल ही हमने आपके लिए रीड को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, उसमें जो पार्ट आपकी लैंग्वेज का आता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लिश की क्लास से आपको प्रोवाइड करवाई थी। एक वीडियो आपके पास हमने भेजा भी है। रीड के साथ साथ मित्रों, वह जो आपकी इंग्लिश हमारी यहाँ की क्लासेस रहने वाले एक कुख्यात अच्छी सी फैकल्टी है। और मित्रों, उसमें आपके बीएसटीसी हैं, बीएड हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपके जो ग्रुप डी वाला जो अभी फिलहाल जो हाई कोर्ट में जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर होने वाला है, उसमें भी एक पार्ट पूरा इंग्लिश का आने वाला है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एक्सपोजन फैमिली द्वारा आपको इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यू मिलती रहेगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, पीछे जो आपको दिख रहा है, पीछे मनोविज्ञान, जो आपको ब्लैक बोर्ड पे ये जो टाइटल दिख रहा है, इसी टाइटल को हम कम से कम 3-4 क्लास से मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने जो छात्रों का जो व्यवहार होता है, यानी कि जो छात्रों में जो व्यवहार होता है उसका हम अध्ययन कैसे करें, उसके लिए हमने विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन किया था। हमारी जो आज सबसे इम्पोर्टेंट छात्र व्यवहार अध्ययन की जो विधि आने वाली है मित्रों, वह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनोवैज्ञानिक परीक्षण मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और यहाँ से कई बार पिछली रिट से मैं आपको फिर बता दूं, जो आपकी 2018 में जो ये पेपर कंटेक्ट हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ से हर बार यहाँ से एक न एक क्वेश्चन उठ के आता है। रिट की बात करूं, मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, मैं पीटीटी की बात करूं, या फिर बीएसटी की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये परीक्षण होता है मनोविज्ञान में। और मित्रों, जो मनोविज्ञान परीक्षण की जो सबसे पहले शुरुआत की थी, यानी मनोविज्ञान परीक्षण के बारे में जो सबसे पहले बताया था, उस मनोवैज्ञानिक का नाम था केटल। तो कई बार देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण सबसे पहले किस व्यक्ति द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की शुरुआत की थी, वो केटल नामक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वह इस परीक्षण को लेकर आए थे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मित्रों, ध्यान देना, इसका जो आधार होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो बेसिक होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं उन वो किए क्यों जाते हैं, तो मित्रों इनका जो आधार होता है व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण। व्यक्तिक विभिन्नता व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर, यानी कि जो मित्रों इनका आधार होता है वह व्यक्तिगत, यानी जो पर्सनैलिटी, जो हमारा ये टॉपिक है व्यक्ति में मित्रों, सीधी सी बात है, मैं कई बार आप ये हमारे आसपास के कल्चर में भी देखते हो, क्योंकि सभी छात्र एक समान बुद्धि के नहीं होते। एक क्लास है हमारी, हर क्लास में कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे सुपर इंटेलिजेंस होते हैं। तो उन बच्चों की फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको देखने के लिए उनकी बुद्धि का मापन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब हम मार्केट में जाते हैं, तो बच्चों ध्यान देना, जो मार्केट हमारा होता है, अगर हमें शर्ट लेनी होती है, तो मित्रों ध्यान देना, क्योंकि हमारे सभी व्यक्तियों का जो शरीर होता है उसका एक साइज नहीं होता। कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे कद के होते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि सबके शरीर का साइज एक समान नहीं होता, उनके लिए अलग अलग शर्ट रहती है। अलग अलग शर्ट का जो है, जो उसकी लेंथ होती है, उसकी जो लंबाई होती है, उसका जो नपाई होती है, वो अलग अलग होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, वह भी समान नहीं होता। किसी का व्यक्तित्व, किसी की पर्सनैलिटी चेंज होते हैं, किसी की अलग होते हैं। डिफरेंस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आपको मिलेंगे इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, केटल ने जो परीक्षण बनाया था, वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया था। और बच्चों, ये जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण था, ये जो इसका आधार उन्होंने चुना था, वो व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए चुना था। यानी कि बच्चों ध्यान देना, जो ये आपके व्यक्तिगत जो परीक्षण होते हैं,
यानी कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है उसका जो मुख्य जो आधार है वो व्यक्तिक विभिन्नता है। अब मित्रों होता क्या है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसको हम ध्यान में रख के चलते हैं और कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो दोस्तों इसको बड़े ध्यान से आपको इस क्लास को अटेंड करना है। देखिए मित्रों, केटल द्वारा जो व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में बात की, व्यक्तिगत परीक्षण होते क्या है, तो मित्रों मैं व्यक्तिगत परीक्षण के लिए बता दूं, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अगर मैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करूं तो इसका मतलब होता है एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ व मानकीकृत मापन होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ मित्रों, इसकी जो मनोवैज्ञानिक, आपसे कई बार एक क्वेश्चन बनते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसे कहते हैं, तो इसकी जो परिभाषा होती है वो ये है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उनमें पूरी परिभाषा को आपके कुछ ही सेकंड बाद आपके दिमाग में बिल्कुल गोली की तरह जाएगा, तो इसको ध्यान से सुनना आप। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से आवश्यक रूप से व्यवहार, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ व एवं मानकीकृत मापने, ये आपका मित्रों जो होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। यानी कि जो केटल ने जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में जो बताया था, वो ये बताया था कि जो एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ व मानकीकृत क्या होता है मित्रों, मापन होता है। बच्चों में आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, क्योंकि इस परिभाषा को हमें पूरी तरह से याद रखना है, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। मनोविज्ञान में जो आपको लगता है ना वो होता नहीं है, और जो आपको लग रहा है ना वो बिल्कुल होगा नहीं, और जो नहीं लग रहा वो होता है मित्रों। कई बार आप मनोविज्ञान का पेपर दिया होगा आपने, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को वह भी देखेंगे जिनने कई बार या पिछली बार रिट एग्जाम दिया हो, या हो सकता है कम से कम आपने बीएसटीसी बीएड तो की होगी तो वह एग्जाम दिया हो। और कई बार आप घर पे भी, जिसने नहीं भी दिया, अगर मनोविज्ञान घर पे पढ़ रहा है किसी बुक से, तो जब आप जो सोल्स पेपर्स दोहराते हो, यानी कि प्रश्न आंसर को आप देखते हो, तो कई बार आपको लगता है यार पूछ क्या रहा है, उत्तर क्या आ रहा है, तो ये मनोविज्ञान आपकी गलती नहीं, ये मनोविज्ञान की थोड़ी मिस्टेक है मित्रों। मनोविज्ञान में जो आपको लग रहा होता है ना कि ये उत्तर होगा, वो नहीं होता, और जो आपको नहीं लग रहा होता है ना वो उत्तर हो जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान को अगर आपको जो लग रहा है वही उत्तर आपको मानना है, तो उसकी तह तक पढ़ना पड़ेगा, जड़ तक पढ़ना पड़ेगा। मैं तो परिभाषा नहीं रटना, मैं बार बार इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। एनसीएफ 2005 हमारा एक यूनिट में जुड़ा हुआ है, आरटीएड 2009 यूनिट नंबर 5 रिट सिलेबस में हमारे ये यूनिट जुड़ा हुआ है। कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, और ये जो आरटी8 2009 है और जो एनसीएफ 2005 है, इसका मेन जो मोटो है मित्रों वो ये है, रटंत विद्या से दूर। बच्चों को कैसे भी करके रटाना हटाओ, उनको समझाओ, कंटेक्ट उनके कॉन्सेप्ट, जो इनके कंसेप्ट हैं उनके दिमाग में हम प्रेषित करें। दोस्तों ध्यान देना, जो परिभाषा है देखो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ व मानकीकृत क्या होता है दोस्तों, मापन होता है। अब सबसे बड़ी बात, हमारे पास 3-4 शब्द आ रहे हैं। देखो एक शब्द आ गया मानकीकृत, ये मानकीकृत क्या होता है। फिर इसके बाद में आ गया हमारे पास वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ क्या होता है। और फिर एक शब्द आ गया व्यवहार का प्रतिदर्श, ये व्यवहार के प्रतिदर्श क्या होते हैं। इन 3 शब्दों को, बाकी और सब तो आपको पता है मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं, हमने खूब पढ़ा है। इसके बाद में आवश्यकता आप जानते हो, परीक्षण का मतलब टेस्ट होता है, मापन का मतलब किसी चीज का हम मापन करना, कोई टेस्ट ले लो और फिर उसका मूल्यांकन कर लो, मापन कर लो। मापन एक क्या होती है, एक सतत प्रक्रिया होती है। तो मित्रों ध्यान देना, ये तो हमें पता है, लेकिन ये 3 जो मैं अंडरलाइन लिखे हुए मेरे शब्द हैं, अंडरलाइन जिसपे मैंने किया है, ये है क्या, इनके बारे में हम कैसे समझे, ताकि ये जो हमारी परिभाषा है इसका पूरा कंसेप्ट हमारे दिमाग में जाए, ताकि हम बार बार किसी चीज को पढ़े नहीं, रटे नहीं। तो मित्रों में इसी चीजों को एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानकीकृत ये होता क्या है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो।
ओके दोस्तों, देखो मानकीकृत होता है क्या है? देखो मानकीकृत में मानकीकृत तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें तीन विषय वस्तु आती है, तीन कंसेप्ट इसमें है। मैं लिख रहा हूं मानकीकृत। मानकीकृत मित्रों, जो मानकीकृत होता है इसमें इसके तीन पहलू होते हैं। जो पहला पहलू है वह एक है विश्वसनीयता, एक है विश्वसनीयता, एक है वेदता, और एक है बच्चों मानक अंग। अगर ये तीन विशेषता, मानक अंक, अगर ये तीन विशेषता मित्रों ध्यान देना किसी परीक्षण में हो, यानी कि ऐसा परीक्षण जिसमें विश्वसनीयता हो, जिसमें वेदता हो और जिसमें मानक अंक के द्वारा आप किसी का मापन कर रहे हो, तो ऐसे परीक्षण को बोलते हैं, ये परीक्षण मानकीकृत होते हैं। और मित्रों कई बार देखो आपने अल्फ्रेड बिने के बारे में सुना होगा। अल्फ्रेड बिने 2004 में मित्रों ध्यान देना बुद्धि का एक सिद्धांत उन्होंने बुद्धि के बारे में उन्होंने एक आयोग की स्थापना हुई थी, अल्फ्रेड बिने बुद्धि। अल्फ्रेड यानी कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, उन्होंने एक परीक्षण बनाया था बुद्धि को लेकर। तो मित्रों ये बुद्धि का पहला मानकीकृत, दुनिया का पहला मानकीकृत था, बुद्धि परीक्षण था। अभी मानकीकृत बुद्धि परीक्षण होता है क्या? बुद्धि तो चलो इंटेलिजेंस ही होते हैं जो हमारे अंदर है, ये बुद्धि का तो मामला में समझ में आ रहा है, लेकिन मानकीकृत क्या होता है? बुद्धि का भी ऐसा परीक्षण जिसमें तीन चीजें हो, उसमें विश्वसनीयता हो, उसमें वेदता हो और उसमें मानक अंग आपको मिले, तो उस विषय वस्तु को, उस कंटेक्ट को हम बोलते हैं मानकीकृत। दोस्तों अब मेरे यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि फिर ये विश्वसनीयता क्या है, वेदता का मतलब क्या है, और मानक अंक का मतलब क्या है? मित्रों लिखना नहीं है, स्क्रीन शॉट लेके नहीं जाना है। ये जो कंसेप्ट है आपके, कौन स्टेप है, इनको बिल्कुल समझना है आपको। ये जो आपके कंटेक्ट में आपको बार बार बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, बिल्कुल मार्मिक तरीके से, बिल्कुल शांत चित्त मन से आपको इनको याद रखना है और समझना है। देखो विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है मित्रों? विश्वसनीयता का मतलब होता है एक ही परीक्षण को, मेरे पास 50 बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही परीक्षण को एक ही बच्चों को दो बार देने पर अगर समान रिजल्ट आते हैं तो फिर वो विश्वसनीयता है। कहने का मतलब देखो, एक परीक्षण को दो बार देने पर अगर हमें समान रिजल्ट मिले तो फिर वह विश्वसनीयता है। मान लो बच्चों, आप मेरे सामने भगवान ये सौभाग्य आपको भी मिले, मुझे भी, आप ईश्वर करे ये सौभाग्य दे कि एक दिन ऐसा भी होगा जब हमारा ये भारत देश, ये पूरा विश्व कोरोना से मुक्त होगा, कुछ वैक्सीन हमारे आएगी और हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे बिल्कुल ऑफलाइन बैठ के। जिस दिन आप मेरे पास ऑफलाइन आ जाओगे, मान लीजिए एक दिन में आपको ये वाला यूनिट पढ़ा दो या कोई सी भी विषय वस्तु, मान लो मैं हिंदी की संधि आपको कंप्लीट करवा दिया, संधि का मान लो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट है मित्रों 50 नंबर का, बहुत ध्यान से देखना, 50 नंबर का। 50 नंबर में से मित्रों प्रत्येक स्टूडेंट के मान लो 45 नंबर आए। कितने नंबर आए दोस्तों? 45 नंबर। अगले ही दिन, बहुत ध्यान से मित्रों इस बात को समझना, अगले ही दिन वह वापिस, जो मैंने कल आपका टेस्ट लिया था वही प्रश्न में वापस आपको अगले दिन फिर टेस्ट ले रहा हूँ, और अगले दिन जो मैं आपकी कॉपी चेक की उसमें आपके नंबर आ रहे हैं 50 में से 30। मित्रों एक ही परीक्षण को मैंने आपको दो बार दिया। फर्स्ट दिन भी मैंने संधि का टेस्ट लिया जो वही क्वेश्चन थे, अगले दिन भी मैंने संधि का ही क्वेश्चन लिया जो वही क्वेश्चन थे। अभी फर्स्ट दिन जो मैंने टेस्ट लिया उसमें भी आप ही विद्यार्थी थे, अगले दिन जो मैंने टेस्ट लिया उसमें भी आप ही थे। अब मित्रों ये दो बार मैंने एक ही आधार पे जो परीक्षण लिया, एक ही परीक्षण को जब मैं दो बार लूंगा और दोनों बार अगर आपके समान अंग नहीं आ रहे तो फिर वो विश्वसनीयता नहीं है। अगर आपके समान अंक आ जाते हैं तो फिर ये जो टेस्ट मैंने लिया ये विश्वसनीय टेस्ट है। जैसे मित्रों एक तो देखो यहाँ पर 50 में से फर्स्ट बार तो आपके आए, ये जो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसमें आए आपके 50 में से 45। अगली बार आ रहे हैं आपके 50 में से 30। मतलब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो रहा है, यहाँ डिफरेंस हो गया मित्रों 15 नंबर का। हर स्टूडेंट के 15 नंबर कम आ रहे हैं, जबकि वही सेम क्वेश्चन थे, वही टेस्ट था, वही समय था। इसका मतलब ये जो मेरा टेस्ट हुआ ये विश्वसनीय टेस्ट नहीं है। हाँ मित्रों, अगर फर्स्ट टेस्ट में आपके 50 में से 45 आते और सेकंड टेस्ट में आपके 50 में से 44 आते तो फिर विश्वसनीयता थी। एक आध दो नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि डिफरेंस बहुत लंबा आ जाए। तो ये होता है विश्वसनीयता। एक परीक्षण को दो बार दो और अगर उसके रिजल्ट समान हो तो फिर वो विश्वसनीयता है, वरना नहीं है।
इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, वेदता क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। वेदता क्या होती है मित्रों? वेदता का मतलब होता है अ, जिस उद्देश्य के लिए अगर कोई काम हमें करना है, कोई शिक्षक किसी उद्देश्य के लिए आए और उस उद्देश्य को वह ना करके कोई दूसरा काम करने लग जाए, तो ये फिर वेदता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मित्रों, मैं आपको बच्चों साइकोलॉजी पढ़ाने आया हूँ। मान लो मेरा जो सब्जेक्ट है पढ़ाने का, मैं अगर टीचर बनूं और मैं किसका टीचर बन गया, मनोविज्ञान। भविष्य में मान लो मैं फर्स्ट ग्रेड जो भी टीचर बनूं, मान लो मैं साइकोलॉजी से बन गया, वहां मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है? आपको मुझे अभी क्या पढ़ाना था? टाइटल क्या लिखा हुआ था? मनोविज्ञान। लेकिन मैं मनोविज्ञान, जबकि मैं आया तो मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए हूँ, लेकिन मैं आपको मनोविज्ञान नहीं पढ़ा के अगर मैं इस मनोविज्ञान की जगह जीके पढ़ा दूं, तो बताओ क्या मैं वेद हूं क्या? जो मेरा उद्देश्य था, जिसके लिए मैं आया था, क्या उसकी पूर्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही। मेरा उद्देश्य था मनोविज्ञान पढ़ाना, लेकिन मैं कहीं और विषय वस्तु आपको पढ़ाने लग गया, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान यानी जीके आपको पढ़ाने लग गया। अर्थात जो मेरे पढ़ाने की जो व्यवस्था है, अर्थात मेरे पढ़ाने की जो शैली है, उसमें वेदता नहीं है, वह वेद नहीं है, वह कानूनी नहीं है, तो उसे बोलते हैं वेदता। मानक अंक का मतलब क्या होता है मित्रों? एक ऐसा अंक होता है जिसके आधार पे हम अन्य अंगों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मित्रों, आपको पता है एक मानक अंक, आप सबको पता है 60%। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक मानक अंक घोषित कर रखा है 60%। ये मानक अंक होता है। इसमें क्या होगा, जिस बच्चे के 60% आएंगे वो क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन आएगा। वो फर्स्ट, उसका डिवीजन क्या रहेगा? फर्स्ट। 60% से चाहे एक भी नंबर कम आए तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? 60% से जिसके कम नंबर आएंगे वो सेकंड स्थान रहेगा। 60 से मित्रों जो ज्यादा नंबर आएंगे 75 प्लस उसकी डिटेक्शन लगेगा। तो मित्रों कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे विशेष अंक होते हैं जिसके आधार पे हम अन्य अंकों की क्या करते हैं? उनके आधार पे तुलना करते हैं, उनको बोलते हैं मानक अंक। तो मानकीकृत का मतलब क्या हो गया? ऐसा परीक्षण जिसमें विश्वसनीयता हो, ऐसा परीक्षण जिसमें वैधता हो, ऐसा परीक्षण जिसमें मानक अंक हो। मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं, मैं बार बार परिभाषा को आपको याद दिला रहा हूँ जो केटल द्वारा बताई गई थी। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यवहार के प्रति, आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत क्या होता है? मापन होता है। तो मानकीकृत ये है। इतने मानकीकृत में शब्द आते हैं। एक छोटा सा मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप इसको समझ जाते हो, अगर आपके मनोमस्तिष्क में ये बात चली जाती है, तो वो क्वेश्चन आप मैं अभी देने वाला हूं। अगर इस क्वेश्चन को आप घर पे बैठ के अभी प्रेजेंट में वीडियो देखते हुए अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन निकल जाता है, वो अगर आंसर बता देते हो, तो फिर रिट आपके हाथ में है दोस्तों। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। देखो सबके पास घड़ी होती है, ठीक है? मान लीजिए दोपहर के 3 बज रहे हैं, आफ्टरनून 3, दोपहर के मित्रों 3 बज रहे हैं। आपकी प्रत्येक बच्चे की घड़ी में 3 बज रहे हैं, प्रत्येक बच्चे की घड़ी में 3 बज रहे हैं, लेकिन मेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं दोस्तों? 5 बज रहे हैं। फिर अगले दिन आया, फिर भी आपकी घड़ी में 3 बज रहे थे, लेकिन फिर मेरी घड़ी में क्या बज रहे थे? 5 बज रहे थे, जबकि एक्चुअली में टाइम 3 बज रहा था, वास्तविक टाइम 3 था। अगले दिन आया, फिर आपकी घड़ी में 3 बज रहे थे, मेरी घड़ी में फिर 5 बज रहे थे। अगले दिन फिर आया, फिर आपकी घड़ी में 3 बज रहे थे, मेरी घड़ी में 5 बज रहे थे। और अगले दिन फिर आया दोस्तों बच्चों, तो तुम्हारी घड़ी में, आपकी घड़ी में 3 ही बज रहे थे और मेरी घड़ी में फिर भी 5 ही बज रहे थे। मुझे जल्दी से बता दो, ये आपकी घड़ी है, ये आपकी है और ये मेरी है। मुझे मित्रों जल्दी से बता दो, क्या मेरी घड़ी जो ये टाइम बता रही है, क्या ये ये जो मेरी घड़ी टाइम बता रही है, क्या ये विश्वसनीयता है या नहीं है? इस घड़ी में विश्वसनीयता है या नहीं है? इस घड़ी में विश्वसनीयता है। क्यों है मित्रों? मैं आपको बता दूं। देखो, मैं बार बार आपको विश्वसनीयता के बारे में बोल रहा था। विश्वसनीयता का मतलब होता है एक समय में एक परीक्षण को 2 बार दिया जाए, या जब एक ही परीक्षण को 2 बार दिया जाए और अगर उसमें समानता दिखे तो फिर वो विश्वसनीयता है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी 5 बज रहे हैं, 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 यहाँ भी 5 बज रहे हैं। भले ही मेरी घड़ी गलत गलत टाइम बता रही है, लेकिन इसमें विश्वसनीयता है, क्योंकि बार बार इसमें एक ही टाइम आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है मित्रों? पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति जहां हो जाती है यानी कि ये मेरी घड़ी विश्वसनीयता दर्शा रही है।
ये जो मेरी घड़ी है मित्रों, ये विश्वसनीयता दर्शा रही है। लेकिन मैं कहूँ, क्या ये मेरी घड़ी वेदता, क्या मेरी घड़ी में वेदता दिख रही है क्या मित्रों? दोस्तों, अब यहाँ विश्वसनीयता तो है लेकिन वेदता नहीं है। इसका रीजन ये है मित्रों, बड़े ध्यान से समझना। घड़ी का जो मेन काम होता है, घड़ी का जो उद्देश्य होता है, वो होता है सही समय बताना। सही समय बताना। आप मुझे बताओ, एक्चुअल में समय तो क्या बज रहा है, 3, लेकिन मेरी घड़ी क्या बता रही है, 5। गलत समय बता रही है। और मित्रों, अगर गलत समय बता रही है तो फिर ये वेद नहीं है। इसका जो उद्देश्य था, इसके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। सही समय बताना इसका उद्देश्य था, लेकिन इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो फिर मित्रों, ये घड़ी क्या नहीं है, ये वेद नहीं है। लेकिन ये जो पार्ट है मित्रों, ये जो आपकी घड़ी है, ये विश्वसनीयता भी है इसमें और वेदता भी है, दोनों है। और ये क्वेश्चन कई बार देखो, ये ऐसा क्वेश्चन आपके सीटेट लेवल में बना हुआ है, जो केवीएस के एग्जाम के लिए आपको पहले एक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है, सीटेट। उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम से बन के आते हैं। आपकी घड़ी, मेरी घड़ी, इसमें ऐसे टाइम देगा और बताएगा निम्न घड़ियों में से बताओ कौन सी घड़ी वेद और विश्वसनीयता है। तो ये वाली घड़ी है मित्रों। इसके बाद में देखो दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट अगर इस एग्जाम्पल का लेना चाहो तो लीजिए। ओके, देखो। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, मैं बार बार परिभाषा को बोल बोल के आपको बता रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ व मानकीकृत क्या होता है, मापन होता है। मानकीकृत हमने समझा। इसके बाद में जो दूसरा मैंने अंडरलाइन करवाया था, वह आपका वस्तुनिष्ठ था। वस्तुनिष्ठ। कल मित्रों मैंने वस्तुनिष्ठ आपको बता दिया था। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, देखो। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है, जो आप हमारे एग्जाम होते हैं, जो हम एग्जाम देते थे, वह सारे एग्जाम कैसे होते हैं दोस्तों, वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ किसे कहते हैं, किस परीक्षण को वस्तुनिष्ठ कहेंगे, उसकी 4-5 विशेषता होती है। पहले विशेषता तो होते हैं मित्रों निर्देश। ऐसे प्रश्न पत्र या ऐसे परीक्षण जिसमें निर्देश हो, ऐसे परीक्षण जिसमें क्रिया विधि हो, और वह क्रिया विधि, वह निर्देश सारे बच्चों के लिए समान हो। ऐसे प्रश्न पत्र जिसमें अंक निर्धारण हो, अंक का निर्धारण होता हो। और ऐसे प्रश्न पत्र या ऐसे परीक्षण जिसमें इन अंकों की क्या हो, व्याख्या भी हो। मित्रों देखो, निर्देश का मतलब क्या होता है। हम जब एग्जाम देते हैं, मान लो रेट का आप एग्जाम दोगे, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दोगे, बीएसटीसी का एग्जाम दोगे, बीएड का एग्जाम दोगे, पटवार का एग्जाम दोगे, आरएस, तमाम जितने भी आप एग्जाम दोगे, उसमें निर्देश होते हैं। उसमें होते हैं प्रश्न पत्र में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चनों को करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। तो मित्रों मुझे ये बताओ, ये 3 घंटा, ये 3 घंटे, ये सभी को करना अनिवार्य है। टोटल प्रश्न 150 होंगे। ये एक बच्चे के लिए लागू होता है या सारे राजस्थान के बच्चों के लिए लागू होता है जो एग्जाम देने आए? मित्रों, ये समस्त बच्चों के लिए क्या होता है, लागू होता है। ये समस्त बच्चों को इसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। मैं बार बार कर रहा हूँ, ऐसा परीक्षण जो सबके लिए समान हो, वो वस्तुनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ है। इसके बाद में क्रिया विधि, आपने देखा होगा क्रिया विधि होती है, पहली जो घंटी है वो 30 मिनट में लगेगी, दूसरी घंटी फिर 30 मिनट में लगेगी, तीसरी घंटी 30 मिनट में लगेगी। 5 मिनट पहले घंटी लगेगी, उसका मतलब है अंतिम घंटी 5 मिनट पहले लगेगी, उसका मतलब है आप कॉपियों को बच्चों से ले लो। तो ये जो क्रिया विधि होती है, पहले घंटी 30 मिनट में लगेगी, दूसरी घंटी फिर 30 मिनट में लगेगी, तीसरी घंटी 30 मिनट में। ये क्रिया विधि बताओ एक बच्चे के लिए या सभी बच्चों के लिए? ये मित्रों सभी बच्चों के लिए, यानी यहाँ पर भी क्या है, ये वस्तुनिष्ठ है। अंक निर्धारण मित्रों बताओ, सबके लिए अंक निर्धारण समान होता है कि नहीं होता? 60% से जो एबव आएंगे वो फर्स्ट डिवीजन होंगे, 60% से जो नीचे आएंगे वो मित्रों सेकंड होंगे। तो अंक निर्धारण भी समान है और व्याख्या सबके लिए की जाते हैं। अर्थात ऐसे परीक्षण जिसमें वस्तुनिष्ठता देखिए, वे भी ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। तो मानकीकृत हमने पढ़ लिया मित्रों, वस्तुनिष्ठ भी हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा जो तीसरा मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी सबसे पहले, मैं फिर एक बार परिभाषा बोल रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यवहार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ व मानकीकृत मित्रों क्या होता है, मापन होता है। तो हमने मानकीकृत पढ़ा, इसके बाद में वस्तुनिष्ठ पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह प्रतिदर्श है। आवश्यक रूप से प्रतिदर्श वाला जो हमारा अंडरलाइन था, वो उसको हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मित्रों शाब्दिक जो अर्थ हम लेते हैं वो जनसंख्या से लेते हैं, जनसंख्या से लेते हैं।
और मित्रों ध्यान देना, जनसंख्या में संपूर्ण चीजों को हम नहीं देखते मित्रों। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, आपका 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघा खेत है, 4 बीघा खेत है, और इस 4 बीघा खेत की आपको मिट्टी की चेक करवाना है, मिट्टी की जांच करवाना है। तो मुझे दोस्तों जल्दी से बताओ, आप ट्रक भर के मिट्टी लेकर जाओगे या इस खेत के 4 कोनों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के लेप में लेके जाओगे? ट्रक भर के तो नहीं ले जा सकते, ठीक है, 4-5 ट्रकें थोड़ी लेके जाओगे, 4 कोनों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके आप लेप में लेके जाओगे। इसी प्रकार मित्रों ध्यान देना, ये जो आपका प्रतिदर्श होता है, प्रतिदर्श का मतलब हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण ये बताता है कि जो डिक्शनरी होते हैं, जो शब्दकोश होता है, वो पूरा शब्दकोश बच्चों को पेपर में मत दो। बच्चों को इस शब्दकोश में, जैसे हमने इस मिट्टी, जैसे इस 4 बीघा खेत में हमने कुछ कुछ कोनों से जो मिट्टी उठाए, उसी प्रकार से प्रतिदर्श का मतलब होता है कि जो पूरा शब्दकोश है उसमें 2 सब्जियों के नाम बच्चों से पूछ लो, 2 फलों के नाम बच्चों से पूछ लो, 2 जानवरों के नाम बच्चों से पूछ लो। यानी हर पार्ट से आप प्रश्न दो, लेकिन कम कम मात्रा में, यानी उसको प्रतिदर्श के रूप में लो। मित्रों आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो बताओ, बाल्टी भर के खून थोड़ी देते हो, बाल्टी भर के आप आपकी चरी चरा भर के थोड़ी उसमें खून देते हो, जो मटका भर दे या मटके भर दे, इतना तो खून देते नहीं हो, केवल 2 बूंद खून देते हो। यानी वो आप क्या कर रहे हो, आप प्रतिदर्श दे रहे हो, आप अपना प्रतिदर्श देते हो। इसी प्रकार जो एग्जाम होता है ना बच्चों, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस है, आप मान लो हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, मान लो आपके इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, जो भी बच्चों आपका जो एग्जाम होता है ना, उसमें सारी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए भले वो पेपर देते हैं, भले वो प्रश्न पत्र बनाते हैं, लेकिन पूरे पूरे कंटेक्ट आपको नहीं देते बच्चों। एक क्वेश्चन आपको पता है, 1 यूनिट से बना लिया, एक क्वेश्चन मान लो अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो फिजिकल डिवाइडेशन ऑफ राजस्थान से उठा लिया उन्होंने, एक क्वेश्चन क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जनसंख्या वाले पार्ट से उठा लिया। तो बच्चों ये जो प्रश्न है ना, ये प्रतिदर्श के रूप में आपको दिए जाते हैं, समग्र रूप में नहीं, जनसंख्या के रूप में नहीं। तो बच्चों ध्यान देना, ये होता है। तो आपको पूरी तरह से मेरा मानना है और मुझे पूरा विश्वास है, परिभाषा आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मतलब होता है वे परीक्षण जो आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श, वस्तुनिष्ठ व मानकीकृत मापन होते हैं। और अगर इस आधार पे हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व मापते हैं ना बच्चों, तो फिर वह जो व्यक्तित्व मापने की जो विधि होती है या जो कला होती है या जो टेस्ट होता है, वो होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो सबसे पहले केटल साहब हमारे इसको लेकर आए थे। तो दोस्तों इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो लीजिए, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, अगली जो हमारी विधि है वह है प्रयोग परीक्षण विधि। इसके बाद में मित्रों मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बाद में जो हमारी अगली विधि है वह है प्रयोग परीक्षण विधि। प्रयोग परीक्षण विधि, अगली जो विधि है बच्चों वह है हमारी प्रयोग परीक्षण विधि। बच्चों ध्यान देना, जो प्रयोग परीक्षण की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो प्रयोगशाला जो सबसे पहले विश्व में बनाया था वह एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हुंट। और मित्रों विलियम हुंट ने 1879 में ये प्रयोगशाला जर्मनी का एक स्थान था लिप्जिंग, और उस लिप्जिंग स्थान में भी एक विश्वविद्यालय थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, वहां पर प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसलिए मित्रों ध्यान देना, मनोविज्ञान में या पूरे विश्व में जो प्रयोग विधि के जनक होते हैं या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक माना जाता है वो माना जाता है विलियम हुंट को। मित्रों मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सबसे पहले प्रयोगशाला, सबसे पहले मनोविज्ञान में प्रयोगशाला का निर्माण, सबसे पहले मनोविज्ञान में प्रयोगशाला का निर्माण 1879 में, निर्माण स्थान भी लिख देता हूं मित्रों में, जर्मनी के
लिपजिंग, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान में विलियम हुंट ने 1879 में किया। और क्योंकि मित्रों ध्यान देना, विलियम हुंट इस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला का निर्माण किया था मनोविज्ञान में, इसलिए मित्रों विलियम हुंट को प्रयोगात्मक विधि का जनक माना जाता है। इससे आगे बढ़े इससे पहले मित्रों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके दोस्तों, इसके बाद में देखना अब ये होते क्या है, प्रयोग परीक्षण होते किसे हैं। तो मित्रों ध्यान देना, प्रयोग परीक्षण का मतलब क्या होता है, मैं अभी इसको समझाता हूँ। देखो प्रयोग का मतलब क्या होता है, पहली बात तो इसको आप समझिए। प्रयोग का मतलब होता है नियंत्रण अवस्था में किए जाने वाला प्रयोग ही क्या कहलाता है, प्रयोगशाला कहलाता है या प्रयोग परीक्षण कहलाता है। देखो मित्रों, नियंत्रण अवस्था, प्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रयोग परीक्षण कहते किसे हैं, तो इसमें एक बार थोड़ा इसको भी ध्यान से देखना। नियंत्रण अवस्था किया जाने वाला अध्ययन, नियंत्रण अवस्था में किया जाने वाला अध्ययन प्रयोग परीक्षण कहलाता है। मित्रों नियंत्रण अवस्था में किए जाने वाला प्रयोग ही नियंत्रण अवस्था में किए जाने वाला अध्ययन ही मित्रों क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। इसी को कहते हैं हम प्रयोग परीक्षण विधि। अब मेरा प्रश्न ये है कि नियंत्रण अवस्था का मतलब क्या होता है। मित्रों नियंत्रण अवस्था का मतलब होता है किसी का हम पूरा कंट्रोल रख के उसका प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिएगा एक दिन मुझे आपके खाने की व्यवहार को देखना है कि आप खाना कैसे खाते हो। इसी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, इसी व्यवहार को देखने के लिए एक दिन मैं आपके घर पे शाम को आता हूँ। जैसे मैं आपके घर की बेल बजाता हूँ, आपकी मम्मी या छोटा अनुज या आप खुद कोई भी आकर डोर खोलते हो, दरवाजा खोलते हो और आकर देखते हो सर आ गए, थोड़ा अचंभित होते हो और आने के बाद में मुझे ससम्मान के साथ आप अंदर लेके जाते हो। अंदर ले जाने के बाद में मित्रों ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप मुझे पानी पिलाते हो, चाय कॉफी जो भी है आप मेरे मान मनोहार करते हो। लेकिन मित्रों मैं वहां से जाता नहीं हूँ, एक डेढ़ घंटा हो गया मैं जाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो आपके खाने का व्यवहार देखना था। अब आपकी मम्मी जी परेशान होकर बोलते हैं कि सर कोई काम था क्या, कि नहीं नहीं काम नहीं था। मित्रों मैं झूठ नहीं बोला, मैंने साफ साफ कह दिया मुझे कुछ काम नहीं, केवल आपके बच्चों, जो आपका बच्चा है वो जो खाना खाता है उसको मुझे देखना है, वो खाना कैसे खाता है। मित्रों आपको पता है राजस्थानी कल्चर में या इंडियन कल्चर में ये होता है कि बच्चा जो खाना खाता है किसी दूसरे के सामने तो उसको नजर लग जाते हैं, उसमें एक टोना हो जाता है, नजर लग जाते हैं। तो मम्मी जी कहते हैं कि देखो सर वैसे हम आपकी बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ये कहकर मुझे घर से बाहर निकाल देते कि आप प्लीज चले जाइए। अब मैं जाने के बाद में एक होटल पे बैठ गया, वहाँ चाय पीने लग गया। वहां पर मित्रों मैंने क्या देखा, वहां पर एक व्यक्ति काफी जल्दी स्पीड से, वो तेज गति से आता है, होटल वाले को चिल्ला के कहता है हे खाना लगा। वह होटल वाला उसको खाने की 2 चपाती रखता है, 2 चपाती को जल्दी जल्दी खा के वहां से निकल जाता है। अब मित्रों इसका मैं क्या अनुमान लगा सकता हूँ, वो जो 2 चपाती खा के 2 रोटी खा के वहां से चला गया, उसके देखो उसका मुझे पता नहीं था, वो अचानक आया, उसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। तो उसका अनुमान मैं क्या लगा सकता हूँ, पहला अनुमान मैं उसका लगा सकता हूँ कि वह जल्दी में होगा इसलिए जल्दी करा। 2 रोटी कम रोटी खाई, इसका मैं क्या अनुमान लगा सकता हूँ, हो सकता है उसने पहले नाश्ता किया होगा, हो सकता है वो कम ही खाता हो सकता है उसको बहुत ज्यादा कोई काम आ गया हो। तो इसके बहुत सारे मित्रों में क्या निकाल सकता हूँ, अर्थ निकाल सकता हूँ। तो मित्रों यहाँ पर जो मैं इसके अर्थ निकले, बहुत सारे अर्थ निकले, ये एक प्रयोग नहीं होता मित्रों। बच्चों ऐसे जो परीक्षण होते हैं ना,
जो बिना नियंत्रित अवस्था में होते हैं, ये प्रयोग के आधार पे नहीं होते। अब एक बात और सुनो, अगले दिन में कुछ बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट है उनको मैं बुलाता हूँ कि बच्चों आपको सुबह 7 बजे आना है और मैं 2 बजे कंटिन्यू आपको पढ़ाऊंगा, और आपको खाना वाना नहीं खाना है, क्योंकि लास्ट में जो 2 बजे आपकी क्लास खत्म होगी मेरी तरफ से आपको खाना खिलाया जाएगा। और मित्रों सारे बच्चे आ भी जाते हैं और उनके लिए मैं व्यवस्था करता हूँ खाने की। मान लो मैं, क्या खाओगे, मान लो 250 ग्राम जलेबी। सब बच्चों को मैं क्या क्या खिला रहा हूँ, एक तो 250 ग्राम जलेबी खिला रहा हूँ, एक बीकाजी का पाउच, बीकाजी नमकीन 1 केजी मान लो यार, 1 केजी बीकाजी, एक मैंगो शेक, एक मैंगो शेक। तो मैं आपको मान लो ये खिलाऊंगा। 7 बजे मैंने आपको बुलाया और 2 बजे तक मैंने आपकी कंटिन्यू क्लास ली। 7 से मित्र देखो 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 1 2 यानी 5 6 घंटे आप किसके नियंत्रण में रहे, मेरे नियंत्रण में। आपको भूख लग रही है, जैसे 2 बजे मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों खाना खा लो, आप खाने पे टूट पड़ोगे। कुछ बच्चे जल्दी खाएंगे, कुछ बच्चे कैसे खाएंगे। अब ये जो मैंने आपका अवलोकन किया ना बच्चों, आप जल्दी खा रहे हो, कोई बच्चा जलेबी ज्यादा खा रहा है, ये नमकीन बीकाजी ज्यादा खा रहा है, कोई बच्चा हो सकता है सबसे पहले मैंगो शेक पी लिया। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर मैं आपका प्रयोग कर सकता हूँ। तो मित्रों ध्यान देना, देखो यहाँ पर आप मेरे नियंत्रण में थे 5 6 घंटे, यहाँ नियंत्रण में वो नहीं था, तो इसका मैंने स्पष्ट प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैं आपका स्पष्ट प्रयोग कर सकता हूँ कि कौन सा बच्चा ज्यादा खाना खाता है, क्योंकि सेम बच्चों को एक ही समय भूख लगे, सेम बच्चे 6 घंटे भूखे हैं। जो बच्चा ज्यादा खाना खाएगा इसका मतलब वो ज्यादा खाना खाने वाला है। जो बच्चा सबसे पहले मैंगो शेक पिएगा इसका मतलब उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पानी में, पेय पदार्थों में। तो मित्रों ये मैंने क्या कर लिया, मित्रों मैंने यहाँ पर आपका क्या कर लिया, एक नियंत्रण अवस्था में प्रयोग कर लिया। ये मित्रों क्या होता है, प्रयोग परीक्षण विधि होती है। दोस्तों किसी के अगर हम प्रयोग करते हैं ना बच्चों किसी पे, तो वहां पर 3 चर होते हैं प्रयोग के लिए, और उन चरों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट तो चर होते हैं। ये तो मैंने एक आपको बेसिक बता दिया। अगर किसी भी बच्चे का या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर हमें प्रयोग करना है ना बच्चों, तो 3 चर होते हैं प्रयोग के लिए। एक प्रयोग परीक्षण विधि के 3 चर होते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर, और एक होता है बाह्य चर। तो मित्रों स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है, बाह्य चर क्या होता है। देखो मित्रों स्वतंत्र चर में आपको बता दूं, स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसे शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार बदल दे, वो होता है स्वतंत्र चर। आश्रित चर वे चर होते हैं जिसमें स्वतंत्र चर का प्रत्यक्ष रूप से क्या पड़े, प्रभाव पड़े। स्वतंत्र चर का जिसपे प्रभाव पड़े वो आश्रित चर होते हैं, और बाह्य चर वो होते हैं जो आश्रित चर को फालतू में बेवजह क्या करे, इफेक्ट करे। अ, अब इसके बाद में मित्रों ध्यान देना क्या होता है, देखो आपका जो स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर देखो आपकी परिभाषा बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ। स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसमें शिक्षक, यानी कि वे चर जिसमें शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार बदलाव में परिवर्तन कर सके, वे स्वतंत्र चर। आश्रित चर स्वतंत्र चर द्वारा जो बदलाव हुआ है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जिस पे पड़ेगा वो होगा आश्रित चर। इसके बाद में बाह्य चर क्या होता है, आश्रित चर को स्वतंत्र चर के अतिरिक्त जो प्रभावित करे, स्वतंत्र चर तो करेगा ही करेगा आश्रित चर को प्रभावित, लेकिन स्वतंत्र चर के अलावा आश्रित चर को जो प्रभावित करे, इसके अलावा स्वतंत्र चर के अलावा वो होते हैं बाह्य चर। 2 सेकंड में आपके दिमाग में गोली की तरह ये बात जाएगी। मैं एग्जांपल दूं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और बाह्य चर। मान लो मित्रों बार बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई, बारिश हो गई, कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं वो मुझे करें सर ये जो फैन है इसको बंद कर दो। लेकिन एक पार्टी तो बोल रही है सर फैन बंद कर दो, दूसरी पार्टी बोल रहे हैं कि सर नहीं नहीं फैन गर्मी लग रही है फैन बंद मत करो। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैंने क्या किया, मैं बच्चों को बोला कि कोई बात नहीं है, फैन बंद भी मत करो, चालू भी मत रखो, आप क्या करो, रेगुलेटर की जो अभी फुल पे चल रहा है उसको 3 पे लाओ, 2 3 पे लाओ, ताकि पंखे जो चले, ये जो फैन चले वो कम मात्रा में चले।
तो इससे क्या हो, लड़ाई झगड़ा भी ना हो और बच्चों को कंफर्टेबल भी फिट हो। तो इसमें क्या होगा मित्रों, मैं बताओ, यहाँ पर जो पंखे की जो गति थी, उस पंखे की वो रेगुलेटर से मैं गति को कम करने और ज्यादा करने के लिए स्वतंत्र हूँ कि नहीं हूँ? मैं स्वतंत्र हूँ, तो ये हो गया स्वतंत्र चर। यानी स्वतंत्र चर का मतलब क्या होता है मित्रों, ये वे चर होते हैं जिसे शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकता है मित्रों, परिवर्तन कर सकता है। अब इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, आश्रित चर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र चर पर आश्रित हो। जैसे मैं उस रेगुलेटर की स्पीड को कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, इसका डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ेगा, पंखे पे पड़ेगा, ये जो पंखा चलता है। तो मित्रों ध्यान देना, जो आश्रित चर पे कौन प्रभावित हो गया, पंखा प्रभावित हो गया, और जो स्वतंत्र चर पे जो प्रभावित होते हैं उन्हें बोलते हैं आश्रित चर। मित्रों ध्यान देना, ये मेरे माइक लगा हुआ है, अगर मान लो दोस्तों मैं इस माइक का आवाज स्पीड कम ज्यादा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या हूँ, स्वतंत्र चर। इस स्पीड से इस जो माइक की जो माइक होता है उसकी वॉल्यूम जो होते हैं, हम वजन वजन जो जागरण होता है उसकी वॉल्यूम, अगर कोई जो जानकार होता है वो माइक का, वो उसकी कम करता है तो उसका प्रभाव किस पे जाता है, साउंड पे जाता है। तो वह साउंड क्या हो गए, आश्रित चर, तो उन्हें बोलते हैं आश्रित चर। बाह्य चर वे चर होते हैं मित्रों जो आश्रित चर को स्वतंत्र चर के अलावा क्या करे, अलग से प्रभावित करे। जैसे मित्रों एक पाठ आपको याद करना है, ये जो पाठ आप याद कर रहे हो इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है, एक लंबाई वाला पाठ जो काफी ज्यादा लंबा है उसको आपको याद करना है। अब मित्रों ध्यान देना, इस पार्ट को लंबाई इस पार्ट की ज्यादा है तो थोड़ा मुश्किल से याद होगा, लेकिन मित्रों ये लंबाई से वो पार्ट, लंबाई के अलावा इसको क्या क्या प्रभावित कर रहे हैं, इसको क्या क्या प्रभावित करते हैं, देखो और भी इसको प्रभावित करते हैं। मान लो बच्चे की एज, एज भी इसको प्रभावित करेगी, 2 साल का बच्चा तो पार्ट कैसे याद करेगा। इसके बाद में मित्रों वातावरण, वातावरण भी प्रभावित करेगा, डीजे बज रहा हो तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, परिस्थितियां, बच्चे की परिस्थितियां भी पढ़ने लायक ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई। तो ये जो अलग से प्रभावित कर रहे हैं ना बच्चों, इनको बोलते हैं आपके कौन से सर, बाह्य सर। तो किसी प्रयोग परीक्षण जो विधि होती है ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, 3 सर होते हैं जिनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये 3 चीजें, 3 जो कंसेप्ट होते हैं ना बच्चों, उनको ध्यान में रखना पड़ता है हमें। एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है, एक बाह्य चर होता है। और मित्रों ये जो बाह्य चर होता है ना, ये बाह्य चर का मतलब होता है जो स्वतंत्र चर के अलावा आश्रित चर को क्या करे, अलग से प्रभावित करे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा चर हो गया, बाह्य चर, आश्रित चर और स्वतंत्र चर, और ये हो गए हमारी प्रयोग परीक्षण विधि। मित्रों आज हमारी प्रयोग परीक्षण विधि कंप्लीट हो गई है, यानी छात्र व्यवहार की जो प्रमुख विधियां थी हमने वो कंप्लीट कर ली। मान के चलो 1% अब तक जो हमने पढ़ा, 100% कहीं कोना हो अगर आपकी नोटबुक में, वहां हल्का सा लिख लेना। 99% आपके एक क्वेश्चन रेट में आपको मिलने वाला है बच्चों। मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अपने कमेंट हमें जरूर, अपने कमेंट जो आपके अच्छे सुझाव है जिनसे इस कोचिंग को और भी हम कुछ कर सकते हैं आपके द्वारा, इस कोचिंग के माध्यम से, वह हमें प्रेषित कीजिए। और इसी के साथ मित्रों मैं आपके भविष्य की, आपके स्वास्थ्य की, आपके शरीर की पूरी तरह से अच्छी कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को क्या करता हूँ, विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे दोस्तों, आप खुश रहिए, घर पे रहिए, अच्छे से कुशल में रहिए। हमारी पूरी एक्सपोजन फैमिली का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। हमें कम से कम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर प्रेषित कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि आपके तमाम जितने भी दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। अगर वीडियो की रेस्पॉन्स अच्छी आएगी तो हमारा मन और करेगा कि आपके लिए हम बेहतर कर सके, अच्छी और मेहनत कर सके, ताकि आपको घर पर रहते हुए आप अच्छे सफर को, अपने एजुकेशन सफर को काफी लॉन्ग टाइम तक आप सुचारू रख सके। इसी शब्दों के साथ मित्रों मैं आज के लिए यहीं पे मेरी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।